बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे चुनावों की। तो जैसे जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, चुनाव प्रचार की रफ्तार जो है वो भी तेजी पकड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज असम और पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उनका आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम और रानीबंध में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वे असम के गुवाहाटी में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज असम में कई जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने असम और बंगाल में भी चुनाव प्रचार किया था। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त असम के डिब्रूगढ़ से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अनुज यादव हैं जो कि नंदीग्राम से जुड़ गए हैं। अनुज, शुरुआत सबसे पहले आप ही से, चूंकि दर्शक भी चाह रहे होंगे कि नंदीग्राम चूंकि हॉट सीट बन गई है इस बार के चुनाव में, मुख्यमंत्री जो इस वक्त है ममता बनर्जी वो इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी हैं। आप चूंकि ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, किस तरह की आप देख रहे हैं लड़ाई, कांटे की टक्कर, चूंकि आप वहां पे मौजूद हैं, किस तरह का लोगों का विचार है, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है, कैसे देख रहे हैं इन दोनों के बीच की टक्कर को वहां के आम लोग? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर असीम, ये एक तरीके से हम कहें ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर बल्कि देश भर की नजरें इस नंदीग्राम सीट पर लगी हुई हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इस सीट से चुनाव लड़ ही रही हैं, लेकिन उनको जो टक्कर दे रहे हैं वो कभी उनके सबसे ज्यादा खास हुआ करते थे। टीएमसी के अंदर सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी की चलती थी तो वो शुभेंदु अधिकारी की ही चलती थी, लेकिन अब वो टीएमसी की विचारधाराओं को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और सीधी टक्कर ममता बनर्जी को देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं नंदीग्राम के गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया, वहां पर मैंने लोगों से, अलग अलग लोगों से बातचीत की, तो बिल्कुल कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये एक तरफा चुनाव वहां पर होगा। कड़ी टक्कर वहां पर होने जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि शुभेंदु अधिकारी खुद नंदीग्राम के यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से हमेशा वो जीत कर हमेशा जाते रहे हैं और यहाँ के लोगों का ये कहना था, एक नाराजगी वहां पर देखने को मिली ममता बनर्जी के खिलाफ। वो इस लिहाज से देखने को मिली कि ममता बनर्जी, हम जानते हैं 2007 के अंदर जो भूमि आंदोलन हुआ था नंदीग्राम से, उसी आंदोलन के बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो नंदीग्राम को भूल गई। नंदीग्राम आज भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर संकरी सड़कें हैं, अगर एक सड़क से एक गाड़ी चली जाए तो सामने से दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती, रोजगार के कोई बड़े साधन नहीं है, कोई औद्योगिकीकरण वहां पर नहीं हुआ। तो इस लिहाज से हम देखें तो एक नाराजगी भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उस इलाके से जीत कर जाते रहे हैं, उनका भी अपना एक जनाधार है, टीएमसी का निश्चित तौर पर, टीएमसी का भी यहां पर जनाधार है, तो एक कांटे की टक्कर तो निश्चित तौर पर वहां पर नंदीग्राम में दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के अंदर यहाँ पे उसने अपने जनाधार को मजबूत किया है, चाहे वो पंचायत के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के अंदर यहाँ पर सीटें उनकी बड़ी हों, ऐसे में अब ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस उलझन में है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ती रही तो कहीं टीएमसी की जमीन यहां से ना खिसक जाए। कल उनका घोषणा पत्र टीएमसी का जारी होना था, लेकिन उसको टाल दिया गया, वो 17 मार्च को जारी होगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि उनके पैर में चोट लगी है, अब वो इस कोशिश में है, इस तरह की बातें यहाँ राजनीतिक पंडित कहते हैं कि वो अब लोगों के बीच में जब जाएंगी व्हील चेयर पे तो एक सहानुभूति वो बटोरना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर काफी लंबे समय तक, कई दशकों तक यहाँ पर वाम दलों की सरकार रही, लेकिन अब वाम दलों का यहाँ से एक तरीके से सफाया हो चुका है और सबसे ज्यादा मुकाबला अगर किसी के बीच में है तो वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस विधानसभा बिल्कुल सीधी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जो वो नजर आ रही है। हम रुक करेंगे, अनुज हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करेंगे अब सीधे असम का। असम से हमारे सहयोगी योगेश शीतल है जो कि डिब्रूगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। योगेश, अगर असम की बात करें, असम की राजनीति की बात करें, हम जान रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त बीजेपी की सरकार है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक बयान में कहा है योगेश कि देखिए, सामान्यतया जब चुनाव होते हैं तो
एंटी इनकम्बेंसी पे बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर चुनाव लड़ी जाती है, लेकिन असम का इस बार का चुनाव प्रो इनकम्बेंसी पे चुनाव ये लड़ा जाएगा, क्योंकि हमने जो विकास का काम किया है वो पिछले कई सालों में कांग्रेस के शासन में यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे देखा जाए कि आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से आप देख पा रहे हैं? देखिए, जैसा सवाल आपने असीम किया है एंटी इनकम्बेंसी का, तो वो फैक्टर हमने कई विधानसभा चुनाव में अभी से पहले देखे हैं कि कई बार जो है एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे कई और सारे घटक जो विषय होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं ओवरटेक करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो विषय होता है वो होता है विकास का। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास को केंद्र में लेकर चले, उसका अगर आप पूरा कैंपेनिंग देख लेंगे तो विकास जो है वो मुख्य मुद्दा है। और यही आज की बात करें तो गुवाहाटी में जो अमित शाह है वो सेल्फी विद डेवलपमेंट जो है उसको एक करके कैंपेन भी जो है वो वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी असम के जो भी 47 कंस्टिट्यूंसी हैं जो कि पहली चरण में चुनाव के लिए 27 तारीख को जा रहे हैं, वहाँ पे संदेश दिया जाए कि किस तरीके से विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स को लेकर हो, या फिर जो सड़कें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो विकास की बात है उसको केंद्र में रखा जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप अन्य पार्टियों की बात करें, मसलन अगर आप कांग्रेस की बात करें, तो जो कांग्रेस का पूरा ग्रैंड अलायंस है वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिख रही है कि जो हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर अंतर्विरोध की भी चीज़ें हैं। और यही वजह है कि जो पिछले साल जो भी कैंडिडेट थे, जो पिछले विधानसभा में थे, उनमें से कई को जो है पार्टी ने टिकट दिया है। दूसरी बात जो कि बॉटलनेक हम कह सकते हैं वो जो बना हुआ है कांग्रेस के लिए, वो है AIUDF के साथ, यानी कि जमुदुल जमाल के साथ जो जिस तरीके से टाइप किया गया है वो एक बड़ा जो है, क्योंकि पार्टी के अंदर इसको लेकर एक मत नहीं था कि इस पार्टी के साथ टाइप यहाँ पे किया जाए या नहीं किया जाए। और अगर आप राजनाथ सिंह की बात कर लें या अमित शाह की बात कर लें या JP नड्डा की बात कर लें, जो इन सब की रैली है, इसमें से ये चीज़ उभर के आ रहा है कि जो कांग्रेस है वो केरल में मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करती है, जो कि पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो AIUDF के साथ कर रही है, वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि क्या जो AIUDF के नेता हैं या फिर जो राहुल गांधी का नेतृत्व है, क्या वो असम को सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से 2011 के बाद अगर आप देखें, दशक दर दशक, साल दर साल जिस तरीके से यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, जो सेपरेटिस्ट पावर थे उनको जिस तरीके से ओवर पावर किया गया है, या फिर जो असम के स्थानीय मुद्दे थे, मसलन विकास का मुद्दा, हमने देखा था रिसेंटली कि ब्रह्मपुत्र में किस तरीके से सबसे बड़े जो ब्रिज है उसका इनॉग्रेशन खुद PM ने किया था। तो जो विकास का मुद्दा है, क्या वो चाहते हैं कि असम के लोग जो विकास के मुद्दे से इतर इन सब जो डिवाइडिंग फैक्टर है इनको वोट दे? तो ये जो है ये BJP की तरफ से कहा जा रहा है। ऑन द अदर एंड अगर आप कांग्रेस की बात करें तो जो असम के वोटर्स हैं, मसलन एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का है। कई ऐसे लोग हैं जो कि CA को लेकर जो है भ्रम की स्थिति में, जो भ्रम का माहौल बनाया गया था CA के बाद, हमने देखा था कि उस माहौल उससे कई लोग जो हैं वो भी प्रभावित हैं। तो साथ में इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है कि 200 यूनिट के अराउंड में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो उनको फ्री, उसका वेव किया जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है कि हर साल 5 लाख जो एम्प्लॉयमेंट का वो जनरेशन किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, वो कांग्रेस आती है। तो कई सारे उन्होंने मुद्दे, जो 5 पॉइंट जो है वो कांग्रेस लेके जा रही है लोगों के पास। और साथ में जो BJP ने कुछ एश्योरेंस किए थे जो कि पूरे नहीं हो पाए हो, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, तो उसको भी लेकर वो मुद्दे बनाए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको समअप अगर आप नटसेल में कहूँ तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो उनका जो अलायंस है, जो BJP का NDA अलायंस है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे विकास जो है वो कोर इशू है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस लेके चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश यही की है कि कम से कम चीजों को जो है वो लोगों के सामने लाया जाए, बहुत बड़ा जो है पिटारा ना खोला जाए, उसको पूरा करना जो है कई बार जो है वो सवालों के घेरे में रहता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखाएं कि देखिए डिब्रूगढ़ में इस वक्त हमें, और यहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी चेक जो है वो हो रहा है चुनाव को लेकर, सुरक्षा को लेकर किस तरीके से अलर्ट है। इसकी एक छोटी सी बानगी आपको दिखे कि यहाँ पे जो असम पुलिस के जवान हैं वो हर गाड़ी को यहाँ पे चेक करें, साथ में जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है जमीन पे वो चेक करें कि कहीं कोई नकदी तो नहीं जा रही है, कहीं कोई सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ पे जमीनी स्तर पे जो है वो हो रही हैं। और ओवरऑल जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी था कि जिस तरीके से एलिवेटेड अरेंजमेंट्स किए गए हैं, अलग अलग जो मतदाता हैं, चाहे वो 80+ हो, चाहे वो कोविड सस्पेक्ट हो या फिर जो दिव्यांग हो, इन लोगों के लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट्स जो है वो चुनाव में किए गए। वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल होगा, वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो वो वहां पे आके भी कर सकते हैं। कई एडिशनल बूथ्स बनाए गए हैं जो कि डेडिकेटेड होंगे। तो ये सब अरेंजमेंट्स जो है ये जमीनी स्तर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गए। जी चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए योगेश। हम अब रुक करेंगे एक बार फिर से
अनुज का, चूंकि अनुज नंदीग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है वो ये कि जैसा कि आपने कहा कि एक जो जनादेश था, जो जनाधार था नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लेकर और टीएमसी को लेकर, उसमें पिछले कई सालों में गिरावट आई है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वही एक जमा पूंजी थी ममता बनर्जी के पास जिसके दम पर वो सीपीएम और लेफ्ट की सरकार को हरा के इसी नंदीग्राम के बदौलत वो सत्ता में आई थी। अगर ये जनाधार खिसक जाता है टीएमसी के पाले से, और चूंकि उन्हीं के एक सहयोगी शुभेंदु अधिकारी अब उन तमाम जो ग्राउंड वर्क ममता बनर्जी और इन्होंने दोनों ने मिलकर किया था नंदीग्राम में, अगर ये शिफ्टिंग शुभेंदु अधिकारी की तरफ हो जाती है, इसका कितना नुकसान टीएमसी को और ममता बनर्जी को झेलना पड़ सकता है? देखिए असीम, बहुत सही सवाल आपने पूछा और हम इस बात को जानते हैं कि नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी। लेकिन लोग वहां इस बात को भी कहते हैं कि जो नंदीग्राम भूमि आंदोलन था उसके नायक वो शुभेंदु अधिकारी को बताते हैं। और शायद इसी वजह से हमने देखा भी था कि जब ममता बनर्जी यहां से जीत कर गई थी तो उन्होंने सारी चीजें शुभेंदु अधिकारी के ऊपर छोड़ दी थी कि ठीक है, पूर्वी मेदिनीपुर और जो पश्चिम मेदिनीपुर है, आप इस इलाके को देखिए। ममता बनर्जी इस इलाके में वापस कभी लौटकर यहां पर नहीं आई, सिर्फ चुनावों के अलावा। लेकिन अब लोगों के जहन में वो सवाल उठते हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी की विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अगर शुभेंदु अधिकारी के साथ जो उनके साथ जनाधार था, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक जो टीएमसी की तस्वीर है ना सिर्फ नंदीग्राम में बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में बदलती हुई नजर आएगी और ये एक बहुत बड़ा नुकसान टीएमसी के लिए हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर जब नामांकन करने के लिए यहाँ पर ममता बनर्जी आई थी तो आपने देखा किस तरीके से खबरें आई थी, उनके पैर में चोट लगती है, फिर उसको एक राजनीतिक जो है ड्रामा उसको बताया जाता है, उसे राजनीतिक रोटियां उस पर सेकने की कोशिश की जाती हैं टीएमसी के लोगों के द्वारा और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इसे किसी ने धक्का दिया और तब उसके बाद चोट लगी। हालांकि उसकी जांच हो चुकी है और निर्वाचन आयोग ने यहाँ के एसपी और डीएम को पूर्वी मेदिनीपुर का उनको कल शाम को तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड भी कर दिया और उनके पैर में अब जो चोट लगी है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसी सहानुभूति के माध्यम से अब लोगों के बीच में जाएंगी और सहानुभूति बटोरना चाहेंगी कि देखिए एक महिला के पैर में चोट लगी है लेकिन उसके बावजूद भी वो जनता के बीच में व्हील चेयर पर जा रही हैं। तो एक असमंजस की स्थिति तो निश्चित तौर पर टीएमसी के नेताओं के अंदर देखी जा रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का जवाब कैसे दें, इस बात को वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। और शायद उसी का एक सबसे बड़ा कारण है असीम कि कल जो उनका चुनावी घोषणा पत्र जारी होने वाला था, कलकत्ता के अंदर एक रोड शो होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया। शायद वो अपनी रणनीतियों को बार बार टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी बदलना चाह रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर दे, शायद अभी वो इसी विचार विमर्श में लगी हैं। हालांकि अब मतदान में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चाहे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार दो चुनावी सभाओं को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। टीएमसी के जो बड़े नेता थे, काफी कैबिनेट मंत्री भी थे, विधायक भी थे, निचले स्तर के नेता था जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में प्रचार करने की रणनीति भी अभी ममता बनर्जी नहीं समझ पा रही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, समय की कमी है अनुज, आपसे और भी बातें होती, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और योगेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया असम से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे।